चलो बच्चों, तो वी कैन स्टार्ट अ क्लास नाउ। आई एम गुड, आई एम रियली गुड। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग एन फैक्टर निकालना सीख रहे थे। वी वर स्टडीइंग टू कैलकुलेट एन फैक्टर, हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर, है ना। और हमने एसिड्स और बेसिस के लिए एन फैक्टर निकालने के बारे में बात करना शुरू किया था। दिस इज व्हाट वी स्टार्टेड विथ, राइट, है ना। जस्ट अ सेकंड। यस, वी डिड सम एग्जांपल्स। तो आई थिंक हम उसके आगे बढ़ सकते हैं। अब उसी पर अभी और भी बात करेंगे। हम लोगों ने लिखा था कि भाई एसिड्स की बेसिसिटी होती है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH माइनस आयंस। जितना वो लेंगे या H प्लस आयंस जितना वो देंगे, है ना। H प्लस आयंस गिवन या OH माइनस आयंस गेन्ड। और बेस की हम एसिडिटी लिखते हैं विच इज नंबर ऑफ OH माइनस आयंस गिवन या H प्लस आयंस टेकन। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लिखे थे। वी रोट अ फ्यू एग्जाम्पल्स और मैं एक क्वेश्चन देने वाला था शायद, है ना। आई वॉज अबाउट टू गिव यू अ क्वेश्चन। यस, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिख लिए थे एसिड्स के कि भाई ये एसिड्स उनके इनफैक्टर हैं। तो अब हम कुछ रिएक्शंस में इनफैक्टर लिखने की कोशिश करते हैं एसिड्स और बेस के रिएक्शन में। तो बच्चों क्वेश्चन लिखो। इन द गिवन केमिकल रिएक्शंस, लिखो क्वेश्चन लिखो। इन द गिवन केमिकल रिएक्शंस in the given chemical reactions, find n factor of the underlined species of the underlined species। तो कुछ रिएक्शन दी हैं, उसमें कुछ स्पीशीज अंडरलाइंड होंगी, आपको उनका इनफैक्टर बताना है। नंबर 1 H2SO4 plus CaOH whole twice giving you CaSO4 plus 2H2O। तो जरूरी नहीं है कि सारी रिएक्शन बैलेंस्ड हो, नॉट ऑल रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड। जो जो स्पीशीज अंडरलाइंड है आपको उन सबके इनफैक्टर बताने होंगे, ठीक है। तो ट्राई एंड टेल मी द इनफैक्टर्स फॉर देम। देन सेकंड, मैं लिखता जा रहा हूं बच्चों, आप लोग भी जल्दी जल्दी लिख लो, फिर अपन लोग डिस्कस करेंगे इसको। सेकंड इज CH2 NH2 CH2 NH2 plus H2SO4 giving you CH2 NH3 CH2 NH2, इस पर प्लस चार्ज, और HSO4 माइनस। इसमें आपको इन दोनों का इनफैक्टर बताना है। थर्ड, ZnOH whole twice plus twice of OH minus giving you ZnOH whole 4 2 नेगेटिव। इसमें ZnOH whole twice का इनफैक्टर बताना है। और फोर्थ केस AlOH whole thrice plus H2SO4 giving you Al2SO4 whole thrice plus H2O। रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी, ऐसा हो सकता है।
तो इन दोनों का n फैक्टर बताना है। बताओ भाई क्लास, क्या आएंगे n फैक्टर्स? लिख लो पहले, फिर एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। राइट दिस डाउन एंड देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग n फैक्टर्स। लिख लिया क्या सबने? सबने लिख लिया? तो अपन डिस्कस करना स्टार्ट करें। ओके चलो आ जाओ, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट में H2SO4 और CH2 कितना कितना आएगा n फैक्टर? 2 and 2 है ना। H2SO4 ने 2H प्लस दे दिए, इसके दोनों H प्लस हट गए, उसकी जगह कैल्शियम +2 आ गया। बिल्कुल, तो इसका n फैक्टर अगर लिखेंगे तो 2 आएगा। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बच्चों दोनों OH हट गए और उसकी जगह सल्फेट आ गया, तो इसका भी n फैक्टर क्या आएगा? 2। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं है? सबको क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, अगले पॉइंट आ जाएं। बिल्कुल, इसमें बच्चों ये एसिड है या बेस है, पहले तो ये बताओ, ये एसिड है या बेस है, ये बताओ। इज दिस एसिड और बेस? एसिड। ये क्या कर रहा है ये बताओ, इस रिएक्शन में इसने H प्लस दिया है या H प्लस गेन किया है? क्या किया है इसने? ये अगर यहां पर इसमें कन्वर्ट होता है तो इसने H प्लस गेन किया है, लूज किया है? H प्लस गेन किया है, तो H प्लस लेने वाला एसिड होता है या H प्लस देने वाला एसिड होता है? H प्लस जो देता है वो एसिड होता है ना, जो H प्लस लेगा वो क्या हो जाएगा? जो H प्लस लेगा वो क्या हो जाएगा? बेस। बिल्कुल याद रखना इस बात को। तो बेटा ये बेस है, दिस इज एक्टिंग एज अ बेस एंड दिस इज एक्टिंग एज योर एसिड। तो इसने कितने H प्लस ले लिए बच्चों, ये बताओ, कितने H प्लस लिए इसने? 1। तो अगर इसने H प्लस 1 लिया है तो इसका n फैक्टर क्या आएगा? 1। ठीक है, n फैक्टर विल बी 1। बेटा n फैक्टर एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जो नेगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि कितना एक्सचेंज हुआ उसकी क्वांटिटी है, वो नेगेटिव नहीं आएगा। n फैक्टर इज 1। H2SO4 ने कितने H प्लस दे दिए? H2SO4 में अगर वो HSO4 माइनस में गया तो कितने H प्लस हटे हैं? कितने H प्लस हटे हैं इसमें से? एक। एक ही हटा है ना भाई। H2SO4 में 2 H थे, उसमें से एक तो अभी भी यही है, एक गया ना यहाँ पे, तो इसका n फैक्टर कितना आएगा? इसका n फैक्टर भी 1 आएगा। ठीक है, ओके। तो एसिड और बेस सिर्फ H प्लस देने लेने, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एसिड सिर्फ H प्लस दे सकता है। हमने यहाँ लिखा था बच्चों, देखो एक बार और मैं आपको दिखा देता हूं, इस बात को रिपीट कर लो। एसिड जो है वो H प्लस दे सकता है या फिर OH माइनस ले सकता है। इट कैन आइदर गिव H प्लस और टेक OH माइनस। दोनों तरीके से बिहेवियर को एसिड बिहेवियर कहेंगे। ठीक है, या तो H प्लस देगा या OH माइनस वापस ले लेगा किसी से, तो वो एसिड है। इसी तरीके से बेस की अगर बात करेंगे तो बेस OH माइनस लूज करेगा या फिर H प्लस गेन करेगा। OH माइनस देगा या फिर H प्लस लेगा। तो H और OH उल्टे चलेंगे, जो H प्लस देता है वो OH माइनस गेन कर सकता है, या फिर जो OH माइनस देगा वो H प्लस गेन करेगा। ठीक है, बिल्कुल अमन बेटा, ये रिएक्शन के बेसिस पे हमने बताया है 1। जनरल तो कितना दे सकता है वो बता देते हैं, बट अगर रिएक्शन दी हुई है तो फिर हम रिएक्शन देख के ही बताएंगे कि कितना है। जैसे H2SO4 दे तो 2 सकता था, बट इस रिएक्शन में उसने एक अपने पास रखा है और एक दे दिया है, इसलिए इसका n फैक्टर 1 आया है यहाँ पे। ठीक, और एग्जांपल्स करते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा आपको। लेट्स मूव अहेड बच्चों। इसमें बताओ ये एसिड है या बेस? ये यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव कर रहा है या बेस की तरह? गलती नहीं करना है। ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? OH माइनस दे रहा है या OH माइनस गेन कर रहा है? क्या कर रहा है? ये गेन कर रहा है ना।
तो जो H माइनस लेता है वो क्या होता है, गड़बड़ मत करो, OH माइनस लेने वाला क्या होता है, एसिड, है ना, एसिड। तो दिस इज एक्टिंग एज एन एसिड, एसिडिक बिहेवियर लिख देते हैं अपन यहाँ पे, दिस इज एसिडिक बिहेवियर। बिल्कुल। कितने OH माइनस ले रहा है ये, कितने OH माइनस ले रहा है, 2। तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा, 2, एन फैक्टर इज 2। प्रेशा बेटा दिस इज एम्फोटेरिक एक्चुअली, है ना, ये एम्फोटेरिक है, एसिड की तरह भी बिहेव करता है, बेस की तरह भी, बट वो अलग चैप्टर का पार्ट है, वो इनऑर्गेनिक में आएगा, है ना। तो इसलिए अपन अभी ये नहीं डिसाइड कर रहे हैं कि ये एसिड होता है या बेस होता है। हमको तो जो रिएक्शन लिख के दे दी सामने वाले ने कि ये रिएक्शन लिख के दी है, तो हम तो रिएक्शन देखेंगे और उससे बता देंगे भैया कि ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है या बेस की तरह, और कितने एसिड या बेस की तरह एन फैक्टर निकाल देंगे। ऑलराइट, आ जाओ लास्ट, जल्दी से। AlOH होल थ्राइस एन फैक्टर, पहले तो बता दो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है बेस की तरह, बेस। एन फैक्टर क्या है इसका, एन फैक्टर 3, वेरी गुड। और H2SO4 किसी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह, और इसका एन फैक्टर क्या आएगा, इसका एन फैक्टर क्या आएगा, अरे 0 कैसे आएगा, एक H2SO4 कितने H प्लस दे रहा है, एक H2SO4 कितने H प्लस दे रहा है, 2, तो एन फैक्टर आएगा 2 बच्चों। ठीक है, एक H2SO4 से दोनों H प्लस हट गए ना, दोनों H प्लस हट गए, दोनों की जगह Al आ गया, ये दोनों हट गए, इनकी जगह Al आ गया, तो 2 हटे तो एन फैक्टर 2 आएगा। अरे देखो ना बेटा, H2SO4 किस में कन्वर्ट हो गया, Al2SO4 होल थ्राइस में, तो यहां से 2 H प्लस चले गए ना, H कहाँ है यहाँ, तो 2 H थे, ये हट गए यहाँ से, तो एक H2SO4 में से कितने H प्लस गए, 2, तो एन फैक्टर 2 लिख दिया अपन ने, है ना। ऐसे यहाँ पे देखो, AlOH होल थ्राइस में से जब ये कन्वर्ट हुआ Al2SO4 होल थ्राइस में से 3 OH हट गए, 3 OH हट गए, तो एक मॉलिक्यूल में से अगर 3 OH चले जाते हैं तो एन फैक्टर क्या आएगा, 3, है ना। तो अपन तो इसका एन फैक्टर बता रहे हैं ना, इसका OH हट के यहाँ चला गया, इसमें से इसने कितने OH माइनस दिए, 3 OH माइनस दिए, तो एन फैक्टर 3। इसने कितने H प्लस दिए, 2 H प्लस दिए, तो एन फैक्टर 2। तो भाई जितने H प्लस देता है या OH माइनस रिलीज करता है वही तो एन फैक्टर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, एसिड बेस रिएक्शंस में H और OH माइनस देखते हैं, फॉर एसिड बेस रिएक्शंस वी टेक HNOH माइनस। ठीक है, ऑल राइट, आ जाओ। अभी बहुत सारे केसेस हैं, ये तो पहला केस था H और OH माइनस का, अभी और भी केसेस करेंगे अपन लोग। फिर नेक्स्ट सेकंड केस बहुत आसान होता है, तो अपन ने फर्स्ट केस लिखा था फॉर एसिड्स एंड बेसिस, सेकंड लिखते हैं बच्चों। हाँ बैलेंस नहीं है, मैंने बैलेंस नहीं की थी, तो हमको तो पर मॉलिक्यूल निकालना, हमने निकाल लिया। बैलेंस करके भी निकालोगे तो भी यही आंसर आएगा, बता दूंगा किसी और दिन करके मैं, ठीक है। लिखो लिखो लिखो, अभी उस पर और ज्यादा डिस्कशन नहीं तुम जबरदस्ती कंफ्यूज होगे, मुझे भी कंफ्यूज करोगे। मैंने समझाया है, सिर्फ इतना देखना है आपको कितने H प्लस रिलीज हो रहे हैं, बस, और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बैलेंस करे बिना भी एन फैक्टर मिल जाएगा। लिखो सेकंड, फॉर सॉल्ट्स एंड आयंस डिसॉल्व्ड इन वाटर, फॉर salts and ions dissolved in water। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से मैन्युफैक्चर निकालते हैं। एसिड बेसिस का हमने तरीका देख लिया, अब अपन सॉल्ट्स और आयंस के लिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो
n फैक्टर फॉर सॉल्ट्स अगर लिखना हो आपको, n factor for salts is equal to total charge either on cations or anions is equal to total charge either on cations or anions। या तो सिर्फ कैटायन पे देख लो या सिर्फ एनायन पे देख लो, और वो चार्ज हमेशा बराबर आएगा क्योंकि सॉल्ट न्यूट्रल होता है। सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, उसी को सॉल्ट कहेंगे हम। तो कैटायन का चार्ज देखो या एनायन का चार्ज देखो, उसकी वैल्यू सेम आएगी। और अगर आयंस हुए, n factor for ions is equal to the charge on the ion, the charge on the ion। इसका मतलब क्या है, इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो मैं आपको सॉल्ट या आयन दे रहा हूं, उसका n फैक्टर आपको बताना है। सॉल्ट या आयन है, उसका n फैक्टर आपको बताना है कि क्या होगा। तो मैं लिखता जा रहा हूं, I'll write down the salts and ions here। आपको n फैक्टर फिल करना है जो आपको लगता है, फिर अपन उसको क्रॉस चेक कर देंगे। मैं एक दो एग्जांपल बता दूंगा आपको। Al2SO4 होल थ्राइस, CaCl2, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस, SO4 डॉट 2H2O, CuSO4 डॉट 5H2O, Ca3PO4 होल ट्वाइस, KCl डॉट MgCl2 डॉट 2H2O, PO4 3 नेगेटिव, Al+3, Na प्लस और SO4 2 माइनस। मैं बच्चों आपको दो केसेस बता रहा हूं, एक बार देख लो, उसके बाद आप लिख भी लेना और फिर सॉल्व आपको पहले करना है, फिर मैं बता दूंगा। मैं सिर्फ दो केसेस बता रहा हूं, एक बार सुन लो ध्यान से। आयंस के लिए आपको बोला गया है कि आयंस पे जो चार्ज होगा वही उसका n फैक्टर हो जाएगा। जैसे Al+3 पर चार्ज 3 है तो उसका n फैक्टर 3 कहलाएगा। ठीक है, आयंस के लिए तो बहुत ही सिंपल है। और सॉल्ट्स की बात अगर करें, जैसे मैं पहले के लिए बता देता हूं आपको, Al2SO4 अल्ट्राइज के लिए। तो इस सॉल्ट की अगर हम बात करें तो इसमें कैटायन देखोगे, Al पे कितना चार्ज आता है, +3, और कितने एल्यूमिनियम में, 2। तो 2 एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, +6 आएगा। या एनायन से देखना चाहो, या फिर आप एनायन से देखना चाहो तो सल्फेट पे होता है -2 चार्ज। तो -2 अगर 3 पर है तो भी कितना आएगा, -6। तो वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 6, मैग्नीट्यूड हमेशा 6 है, प्लस हो या नेगेटिव। तो चाहे कैटायन से निकालो या एनायन से निकालो, तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूं -6 n फैक्टर है, -6 तो चार्ज है ना, उसका मैग्नीट्यूड n फैक्टर आएगा हमेशा। तो n फैक्टर विल बी 6। आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखोगे, यू विल ओनली राइट मैग्नीट्यूड। ओके, तो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो n फैक्टर है, साइन नहीं, ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ऑलराइट, तो मैं आपको कितना टाइम दे दूं, 1 मिनट दे दूं, हो जाएगा 1 मिनट में? बिल्कुल राज, एक ही कंपाउंड का अलग अलग रिएक्शन में n फैक्टर अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल। अगर रिएक्शन दी है तो फिर तो रिएक्शन के बेसिस पे निकालेंगे, इंडिपेंडेंटली पूछा है तो इंडिपेंडेंटली। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे कोई चार्ज आएगा क्या, आप लोग बताओ। कुछ लोग पूछ रहे हैं मुझसे, प्रेशा ने पूछा है जैसे, तो आप ही मुझे बताओ, क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे कोई चार्ज आता है? पानी पे कोई चार्ज होगा क्या? नहीं होगा, है ना। तो पानी पे चार्ज नहीं है तो पानी का चार्ज नहीं लिखना है। तो टेक योर टाइम, 1 मिनट ले लो आप लोग
और फटाफट से 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करो। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स का। तब तक मैं देखता हूँ आगे आपको और किस किस चीज के एग्जाम्पल्स लिखवाने हैं। लिख लो लिख लो, आई एम वेटिंग। मैं एक एक करके आंसर्स पूछना शुरू करूंगा आपसे, चिंता मत करो। मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स का, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। इनफैक्टर अपन पढ़ लेंगे तो फिर अपने को इक्विवेलेंट निकालना आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास, नॉर्मैलिटी जो आप लोगों ने पढ़ा था। तो नॉर्मैलिटी निकालने के लिए पहले अपने को इनफैक्टर निकालना आना चाहिए। तो एक बार इनफैक्टर सीख लें सारे केसेस, तो फिर अपन इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे, है ना, और भी बहुत सारी चीजें निकाल लेंगे। हाँ वही क्लास कर लिए कि सबने? चलो तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सेकंड वाला तो बहुत ही आसान है। कितना आएगा इनफैक्टर? 2 आ जाएगा, है ना, सेकंड इज इजी। थर्ड बताओ, ये है, अगर ये बता दोगे तो फिर बाकी हो जाएंगे। 2 4 416, 8 2 16 4। अच्छा अच्छा, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, तुम खुद ही डिसाइड करोगे आंसर क्या है। मुझे बताओ यहाँ एफई पे चार्ज कितना है? एफई पे चार्ज कितना है? +2, ठीक है, बिल्कुल 2 है। अच्छा, NH4 पे कितना चार्ज आता है? NH4 पे कितना चार्ज आता है? +1। तो 2 इससे है, ये +1 के 2 हैं, तो टोटल 2 इससे आ जाएगा। और कोई कैटायन है क्या अपने पास? और कोई कैटायन है क्या? नहीं है ना। तो टोटल कैटायन पे चार्ज कितना हो गया बताओ जरा? 4। भाई 2 यहां से, और ये 1 × 2, 2 यहां से। या चलो एनाइन से देखते हैं, एनाइन से तो बहुत आसानी से दिख रहा है। SO4 पे कितना चार्ज है? -2, है ना। और ये दूसरे SO4 पे कितना चार्ज है? -2। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? -4। विभव बेटा, आयंस के चार्जेस आपको पता होना चाहिए कि NH4+ आयन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये -2 है और ये -2 है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज -4 हो गया, मैग्नीट्यूड 4 लिख देंगे, है ना, डायरेक्टली एन फैक्टर 4। ठीक है, अगला वाला CuSO4, ये तो सिंपल है, काफी सिंपल है ना। कितना आएगा इसका आंसर? 2। कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 कितना आएगा? 6, है ना। +2 का कैल्शियम है, 3 है तो 6 हो जाएगा। या PO4 फॉस्फेट जो होता है -3 का होता है, 2 है तो भी -6 हो जाएगा। किसी से भी निकालो 6 आएगा। KCl.MgCl2 अब तो हो जाना चाहिए, है ना। ये करने के बाद तो ये आसान लगता है। कितना आएगा? K पे +1 और Mg पे कितना? Mg पे कितना? +2। तो टोटल कितना आएगा? +3। वेरी गुड वेरी गुड। फॉस्फेट पे बच्चों आयन है, ये तो सबसे सिंपल केसेस है। 3, वेरी गुड। सोडियम पर 1 और सल्फेट पर 2, बस सही है, वेरी गुड। करेक्ट कर लो, जिस जिसका कुछ गड़बड़ हो तो फटाफट से इसको कंप्लीट कर लो। अपन अगले केस पे आगे बढ़ते हैं। सॉल्ट्स और आयंस के लिए तो बहुत ही आसान होता है, सिर्फ चार्जेस देखो और हो जाता है। आसानी है ना ये? हाँ, चलो अब आगे थोड़ा सा अपने को थोड़ी सी रिएक्शन देख के करेंगे। बिल्कुल। थर्ड केस विधि का बेटा कुछ नहीं करना, अपने को आयंस देखने। देखो भाई, ये सॉल्ट है, सॉल्ट को पानी में अगर डाल दोगे तो कौन कौन से आयंस बनेंगे इसमें? इसमें बनेगा Fe+2, SO4 2-, 2 आयन बनेंगे NH4+ के, और एक और SO4 2-। ठीक है,
तो इसके हिसाब से देख लिया भाई, ये 2 पॉजिटिव यहां से और 2 + 2 यहाँ का आ गया, तो टोटल चार्ज हो गया, चार्ज तो सॉरी 4 हो गया चार्ज। नेगेटिव देखते तो यहाँ से -2 और -2 तो भी -4 आ जाता। तो कुल मिला के सॉल्ट में आयंस के चार्ज देखने और कुछ नहीं करने। ठीक है, आ जाओ, लेट्स मूव अहेड बच्चों। ये तो सिंपल था, इस पे ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए अपने को। आगे चलते हैं जहां पे थोड़े मेहनत के सवाल आएंगे, जहां पे थोड़े मेहनत के केसेस आएंगे। क्या कह रहे हो जिया बेटा, बोलो क्या हो गया? अच्छा चलो देखते हैं, जिया का रिप्लाई बाद में आएगा तो देख लेंगे। हाँ विवेक, पिछली क्लास में ज्यादा कुछ किया नहीं था इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं डाली मैंने। आ जाओ, थर्ड, फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब रिएक्शंस के अलग अलग केसेस पढ़ेंगे बच्चों अपन, ये ज्यादा काम आएंगे अपने को। फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, उसमें लिखो n फैक्टर इज इक्वल टू, n फैक्टर इज इक्वल टू, अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो उसमें कैसे लिखेंगे? n फैक्टर इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज और total negative charge displaced from the salt. Total positive charge और total negative charge displaced from the salt. और इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जी अभी तब तो थोड़ा देर हो गया, अपन एक काम करना, आप रिकॉर्डिंग एक बार रिपीट देख लेना, बाकी बहुत सिंपल है, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स में करवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो। एग्जाम्पल नंबर 1, NH4 whole twice SO4 plus twice of NaOH giving you twice of NH4OH plus Na2SO4। वही करना है, अंडरलाइन स्पीशीज का इनफैक्टर बताना है। यहाँ पे NH4 होल ट्वाइस SO4 का बताना है आपको। सेकेंड केस, Na2CO3 plus 2HCl giving you twice of NaCl plus H2CO3। यहाँ Na2CO3 का बताना है। फिर थर्ड केस, CaHPO4 plus NaOH giving you CaNaPO4 plus H2O। यहाँ आपको CaHPO4 को बताना है। बेटा आयंस के चार्ज की लिस्ट मैंने मोल कॉन्सेप्ट की शुरुआत में लिखवाई थी, एक लिस्ट शेयर करी थी PDF, है ना? तो वो वैसे 9-10 में आपकी NCERT देखोगे तो मिल जाएगी आयंस के चार्ज की लिस्ट, बट अगर वहां से नहीं याद है तो मैंने एक लिस्ट शेयर करी थी, वहां पे देख लेना, बहुत सारे आयंस की लिस्ट दी हुई है। बाकी तो मैं अभी करते करते सब आ जाएंगे। तो बताओ भाई क्लास, थोड़ा देखो सोचो और इसके एन फैक्टर क्या होने चाहिए ये बताने अपने को। जो आपने डेफिनेशन लिखी है कि टोटल, वृद्धि सिंह की प्लीज वापस सेंड कर दो वो लिस्ट, मुझे भी तो देखनी पड़ेगी ना कि कहाँ है कहाँ नहीं है। चलो तो ठीक है, मुझे भेज देना कोई वापस, वरना मुझे ढूंढनी पड़ेगी, पाइल में बहुत सारी चीज हो जाती है तो ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलो फिलहाल वो लिस्ट तो अपन देख लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल बच्चों इधर ध्यान देना है, इधर इधर इधर,
कैन फैक्टर हमने कहा है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्ट, सॉल्ट से जितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हटा दिया जाता है वो सॉल्ट कैन फैक्टर होता है। तो इसका कैन फैक्टर क्या आएगा बताओ जरा। कुछ लोग कह रहे हैं 1, कुछ लोग कह रहे हैं 2, कुछ लोग कह रहे हैं 4। मुझे ये बताओ NH4 को जब आपने इसमें कन्वर्ट किया NH4OH में, तो NH4 प्लस तो NH4 प्लस ही रहा, सल्फेट हट गया। कितने सल्फेट हटे? सल्फेट कितने हटे? 1। और सल्फेट पे चार्ज कितना था? 2, है ना, -2 चार्ज था। तो कुल मिला के कितना नेगेटिव चार्ज हटा यहां से? 2 ही हटा ना। एक NH4 में से 2 नेगेटिव चार्ज हट गया, तो इन फैक्टर क्या लिखेंगे अपन? 2। ठीक है बच्चों, इन चीजों जिन जिन से पहली बार में कुछ भी गड़बड़ होती है ना, तो एक काम करना, ये एग्जांपल्स में जो करवा रहा हूं इनको घर पर एक बार बिना आंसर देके फिर से करना। एक बार रिपीट करोगे ना क्लियर हो जाएगा जो भी छोटी मोटी दिक्कत है। और दिक्कत कुछ नहीं है, सिर्फ आप पहली बार कर रहे हो ये दिक्कत है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अमन बेटा ऐड तो हुआ बट डिस्प्लेस ही तो कर रहे हैं। डिस्प्लेस्ड ये नहीं कहा हटा दिया, हमने कहा रिप्लेस कर दिया है। तो -2 हटके -2 आ गया, लेकिन सल्फेट हटके OH आया, तो डिस्प्लेस तो -2 हुआ ना, डिस्प्लेस्ड। ठीक है, ये नहीं कहा रिमूव्ड, हमने कहा डिस्प्लेस, उसको हटा के कोई और आ जाता है। यहां पर Na2CO3 में Na2CO3 अगर NaCl में कन्वर्ट हो गया तो कौन डिस्प्लेस हुआ? यहां से कौन डिस्प्लेस हुआ? CO3। कितने चार्ज का था ये? -2 का था, तो 2 चार्ज डिस्प्लेस हो गया। 2 चार्ज डिस्प्लेस हुआ ना भाई। CO3 एक है, 6 नहीं, ये 3 नहीं है। CO3 एक सिंगल आयन है भैया, क्या कर रहे हो? दिस इज कार्बोनेट आयन। तो मैं लिस्ट भेजनी पड़ेगी मेरे को, अरे लिस्ट भेज दूंगा मैं, है ना, याद कर लेना। दिस इज कार्बोनेट आयन, -2 है, हट गया, उसकी जगह 2 Cl आ गए। तो बच्चों बताओ आंसर, इन फैक्टर कितना लिख दूं? 2। हाँ, और लास्ट लास्ट केस, यहां से क्या हटा और उसकी जगह क्या आया? क्या हट गया? हाइड्रोजन हट गया, बिल्कुल। यहां से ये हाइड्रोजन हट गया, +1 चार्ज का, उसकी जगह क्या आ गया? सोडियम +1 चार्ज का। तो कितना चार्ज डिस्प्लेस हुआ है इसमें? कितना चार्ज डिस्प्लेस हुआ है? 1। तो इन फैक्टर क्या आएगा? 1। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जितना चार्ज डिस्प्लेस होता है उतना उसका इन फैक्टर हो जाता है उस गिवन सॉल्ट का। ये बात क्लियर है सबको? आसान केस है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ पहली बार कर रहे हो और कुछ भी नहीं है। ठीक है, लिख लो फटाफट से अगर कुछ लिखना बचा है तो। लिख लिया? निखिल कह रहा है वॉइस इज लैग। निखिल बेटा आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये जो वॉइस लैग है वो आपके नेट की वजह से होगा। आई डोंट थिंक सो कि मेरे एंड से इशू है, क्योंकि यहाँ से तो वॉइस प्रॉपर जा रही है ना। वो कई बार क्या होता है, आपका नेट स्लो हो जाता है तो थिंग्स लैग। ओके, आ जाओ। थर्ड केस हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ रिडॉक्स रिएक्शन, ये थोड़ा बड़ा है, इसको अपने को टाइम देना पड़ेगा, इसको अपन टाइम देंगे भी कि अगर रिडॉक्स रिएक्शन है तो कैसे करेंगे। फोर्थ, फॉर रिडॉक्स रिएक्शंस। और बच्चों रिडॉक्स रिएक्शंस के टाइप भी बहुत सारे हैं, तो उन टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, या उसको हम रिडक्टेंट भी बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट क्या होता है? चलो अच्छी बात है आदित्य, गुड। हाँ भाई, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है ये बताओ। किसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे? जो हाइड्रोजन दे
या जो रिड्यूस करवा, सही बात है। तो रिड्यूस होने का मतलब क्या होता था, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में क्या लिखा था, जरा देखो, जाके देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में क्या लिखा था हमने, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बताना है। अभी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के टर्म्स को अपन कम यूज करेंगे। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना, है ना भाई। जैसे इफ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब इस बात को सुनो ध्यान से। मान लो इफ आई एम एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और तुमको मैं रिड्यूस रिएक्शन में कर रहा हूं, मान लेते हैं, है ना, लेट्स अज्यूम दैट आई एम एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस यू इन अ रिएक्शन। तो इसका मतलब तुमको इलेक्ट्रॉन लेना है, दैट मींस यू हैव टू टेक इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाट विल आई हैव टू डू, लूज इलेक्ट्रॉन्स और गेन इलेक्ट्रॉन्स। आई हैव टू गिव, आई हैव टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, राइट। तो उसमें लिखो, और वो खुद क्या हो गया, मैंने अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया तो मैं क्या हो गया, रिड्यूस हो गया या ऑक्सीडाइज हो गया, मैं खुद क्या हो गया, रिड्यूस या ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज हो गया। मैं अगर किसी और को रिड्यूस करता हूं तो मैं इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा, सामने वाला रिड्यूस होगा, मैं ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन विल बी अ पेयर, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस, स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस, मतलब दैट इज which loses electron, which loses electron and itself gets oxidized। तो जो खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। समथिंग विच गेट्स ऑक्सीडाइज विल बी अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। लिख लिया सब लोगों ने? इनको अपन अप्लाई करेंगे अभी। मैंने क्वेश्चन में आपसे बार बार पूछूंगा कि भाई इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्लैश ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्लैश ऑक्सीडेंट। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जो क्या करेगा, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा, बिल्कुल। तो खुद का क्या हो जाएगा उस स्पीशीज का, उस स्पीशीज का खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, बिल्कुल। तो अपन इसी को, तुम एक काम करो, मैं वेट करता हूं, तुम लिखो इसी फॉर्म में कि स्पीशीज अंडरगोइंग व्हाट एंड विच whatever इलेक्ट्रॉन इन itself gets whatever। तो लिखो तुम लोग, लिखो लिखो, मैं भी लिख देता हूँ तब तक, बिना डिक्टेट करे लिख रहा हूँ मैं। तुम लोग भी लिखो, फिर देखते हैं तुम लोगों ने सही लिखी कि नहीं। वैसे तो सिंपल लिख लेना चाहिए। हाँ लिख लिया, ये लिखा, जो खुद रिड्यूस होता है और सामने वाले को इलेक्ट्रॉन, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अब अपन देख लेते हैं कि अलग अलग केसेस में कैसे लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिख लिया सबने? तो अब इसके सब पार्ट्स लिखने हैं बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स ऑफ टाइप लिखेंगे अपन। तो उसमें लिखो, n factor of salt in a redox reaction, n factor of a salt, इस तरीके से लिखना कि आपके राइट हैंड साइड में थोड़ा सा ठीक हो जाए, ठीक है। n factor of a salt in a redox reaction
राइट हैंड में थोड़ी जगह रहे, सॉरी मैं कुछ पढ़ रहा था तो। n factor of a salt in a redox reaction is equal to total charge, total change in oxidation number of atoms, total change in oxidation number of atoms undergoing oxidation or reduction, undergoing oxidation or reduction per molecule. और इसको कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड, number of electrons exchanged per molecule in a redox reaction. तो स्टेटमेंट लिख तो लिया है, लेकिन इसको समझाने के लिए मुझे बहुत सारे एग्जांपल्स कराने पड़ेंगे, वो मैं कराऊंगा। तो अभी पहले लिख लो, फिर इसको समझते हैं, है ना। तो इजी एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे। लॉजिक वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस एप्लीकेशन, है ना। लिख लो जल्दी से। 4 बच्चों का रिप्लाई भी आ गया कि उन्होंने लिख लिया है। उन्होंने लिख लिया, बचा तो नहीं किसी का। चलो तो लेट्स मूव अहेड। एग्जांपल से समझते कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय एग्जांपल्स। आ जाओ। पहला एग्जांपल MnO4 माइनस कन्वर्टिंग टू Mn+2। अब इसमें आप इसका एन फैक्टर लिखना चाह रहे हो, ठीक है। यू वांट टू राइट एन फैक्टर फॉर दिस। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो तुम क्या करो, इसमें और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो Mn की क्या क्या है। यहां पे क्या आएगी बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की? भाई ऑक्सीजन पे -2 है। अरे रे, इसकी तो मेरे को प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। सुनो 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 सुनो, रुक जाओ रुक जाओ। क्या सिखाया था? मान लेते हैं +x है, मान लेते हैं +x है ना। तो इस पे x आ गया, एक ही x है, और ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2 होता है ना। तो +-2 और 4 है, तो कितना हो गया? -8 इज इक्वल टू कितना चार्ज है इसके ऊपर? कितना चार्ज है? -1। तो इज इक्वल टू क्या आएगा? -1। तो x कितना आएगा बच्चों, बताओ जल्दी। 7। प्रेशा कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, 7 आएगा। हाँ +7 आएगा, राज पिट जाएगा। ये -8 इधर जाएगा तो +8 हो जाएगा ना। तो +8 -1 कितना होगा? +7। हाँ ठीक है, तो ये आ गया +7। बहुत प्रैक्टिस करानी पड़ेगी यार मेरे को तुम लोगों को। हर्ष, सम ऑफ ऑल चार्जेस शुड बी 0 किसके लिए था? मॉलिक्यूल के लिए। आयन के लिए क्या लिखा था? सम ऑफ ऑल चार्जेस शुड बी इक्वल टू दी चार्ज ऑन दी आयन। लिखाया था भाई। किसी बातें कर रहे हो यार, कहां तक पीछे ले जाओगे? इसमें आयन जब होता है तो आयन पे चार्ज क्या होता है? जो चार्ज होगा वो लिखेंगे। ये देखो, sum of oxidation state of all elements in an ion is equal to the charge present on the ion।
लिखवाया था, रिवाइज नहीं किया। तो क्या किया मैंने, देखो समझा रहा हूं, फिर से सुन लो इस बार, और ये बार बार रिपीट नहीं करूंगा, तुम इतना बेसिक सवाल दोबारा पूछोगे तो नहीं बताऊंगा। सुनो अब इधर ध्यान से। हाँ भाई, तो अब इस आयन में दो चीजें हैं, Mn है और ऑक्सीजन है। तो Mn पे चार्ज x मान लिया मैंने, मुझे नहीं पता कितना है, उसको लिख दिया मैंने x। ठीक है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, 4 ऑक्सीजन थे, तो टोटल -8 यहाँ लिख दिया मैंने। और मैंने कभी लिखा था जब सर ने लिखवाया था कि सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन एन आयन, क्योंकि इस पे चार्ज है तो ये आयन है, इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन, तो चार्ज -1 है, तो इज इक्वल टू -1 रख दिया मैंने। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके मुझे मिल गया x इज इक्वल टू 7। ऑल राइट, मैं एक आध बार और ये चीज कर दूंगा तुम्हारे लिए डिटेल में, बट उससे ज्यादा नहीं, इतने में आ जाना चाहिए, बार बार यूज करेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इधर Mn पे क्या आएगा, Mn पे एक ही एलिमेंट है x, तुम लिखना चाहो तो लिख लो, x इज इक्वल टू, एक ही एलिमेंट था, चार्ज कितना उस पर 2, तो 2 आ गया, सीधे ही डायरेक्ट आंसर, वैसे तो दिख ही रहा है, बट फिर भी उस तरीके से लिखना चाहो तो +2। तो कोई मुझे बताएगा कि यहाँ Mn का क्या हुआ, Mn +7 से +2 गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, क्या हुआ, रिडक्शन। रिडक्शन लिखा था, ऑक्सीडेशन नंबर कम होने का मतलब होता है रिडक्शन, तो इसका तो हो गया रिडक्शन। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या लिखिए, सुन लो बच्चों, मैं बहुत प्यार से धीरे धीरे समझा रहा हूं, इस बार सुन लो, हर एक बात को डिटेल में समझा रहा हूं मल्टीपल तरीके से, इसको भी समझ लो, आपको हर बार के लिए वो बात क्लियर हो जाएगी। हमने लिखा है द टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो एक Mn का एटम है, वो 7 से 2 चला गया, तो अगर मुझे इन फैक्टर लिखना होगा इसका, इन फैक्टर अगर लिखना होगा तो हो जाएगा डेल्टा ON, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो कैसे लिखेंगे, Mn के एटम्स कितने पहले ही बताओ, Mn के एटम्स कितने हैं, एक, एक एटम है, वो कहां से कहां चला गया, 7 से 2, 7 से 2 गया, तो 7 - 2, ये वैल्यू आ गई 5, ये इसका फैक्टर है। या फिर सुन लो इस बात को ध्यान से, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड पर मॉलिक्यूल इन रेडॉक्स रिएक्शन। तो Mn अगर +7 में था, उसे +2 में जाना था, तो कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे इसको, 5, +7 अगर 5 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो +2 चला जाएगा, तो उससे भी निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, 5। ठीक है, अभी मैं और एग्जांपल्स कराऊंगा, टेंशन मत लेना, अभी ये मत सोचना कि सर मेरे को आधा आया, मेरे को पूरा नहीं आया, मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी जो कहता जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनते जाओ। इस तरीके से निकालो, या रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन देखो, उससे निकालो, आंसर हमेशा सेम आएगा, हमेशा, अगर सही कर रहे हो तो। पहली बात तो ये समझने की है। ठीक है, अभी और एग्जाम्पल करते हैं, बहुत एग्जाम्पल करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल, Fe+2 कन्वर्टिंग टू Fe+3। इसका इनफैक्टर तो तुम शक्ल देख के बता सकते हो, क्या आएगा, 1 आएगा, बिल्कुल। अगर इस रिएक्शन को कंप्लीट कर दो, मतलब अगर सही में इस रिएक्शन कंप्लीट करो, तो +2 से Fe+3 जाएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कोई बताएगा, 1। तो अगर इसको कंप्लीट भी कर दूं ना रिएक्शन को, तो इसको मैं लिख सकता हूं प्लस इलेक्ट्रॉन, Fe+2 गिविंग यू Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो या तो इसको देख के लिख दो कि सर एक Fe था, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो एन फैक्टर 1 आ गया, ऐसे कर दो। या फिर सर देखो, आपने कहा था एन फैक्टर इज डेल्टा ON, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर,
ठीक है, Fe कितने थे रिएक्शन में सर? Fe 1 थे, तो 1 Fe लिखा। अच्छा, उसमें चेंज कहां से कहां गया? 2 से 3 चला गया, तो डिफरेंस कितना आ गया? 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2, तो एन फैक्टर 1 आ गया। तो इलेक्ट्रॉन से निकालो या डेल्टा के कैलकुलेशन से निकालो, आंसर 1 आएगा। ठीक है, लिख लो यहां तक। अभी और भी एग्जांपल्स कराऊंगा, अभी और भी एग्जांपल्स कराऊंगा, चिंता मत करो, बहुत वैरायटी कराऊंगा। लिखते जाओ फटाफट, लिखो लिखो। बेटा एक एन फैक्टर है ना, एन फैक्टर कैलकुलेशन सीख रहे हैं, हेडिंग ही हमारी एन फैक्टर है। मिस कर जाते हो तुम लोग यार। पूरी हेडिंग क्या चल रही है? एन फैक्टर कैलकुलेशन। उसकी सब हेडिंग अलग अलग केसेस कर रहे थे। ठीक है, ओके, लिख लिया सबने? लिख लिया, लिख लिया। हाँ कृतिका बेटा क्या कह रहे थे? 1 × 3 - 2 में क्या? जल्दी बताओ। हाँ ये भी बताओ भाई, ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया कि रिडक्शन हो गया? Fe+2 का ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। कृतिका कह रही है 1 क्या है? 1 बेटा इसमें कितने Fe थे वो है, कितने Fe थे वो है। अगर यहाँ 2 लिखा होता या फिर Fe2 होता तो देखना पड़ता। अभी करूंगा मैं, वो केसेस भी करवाऊंगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन है, ये सबको क्लियर है ना? बिल्कुल, आ जाओ। आगे आते भी वो केसेस भी आएंगे जहां यहाँ पे ये 1 की जगह कुछ और आएगा, वो भी देखेंगे, चिंता मत करो। लेकिन थोड़ा सा अब स्पीड बढ़ाएंगे अपन। 2 केसेस बहुत डिटेल में डिस्कस किए, अब आगे के एग्जांपल से थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। ओके, थर्ड केस, C2O4 2 माइनस कन्वर्टिंग टू ट्वाइस ऑफ CO2। C2O4 2 माइनस का स्ट्रक्चर भी आपको बता देता हूं बच्चों। C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। फॉर्मिक एसिड का नाम सुना है कभी आपने? फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ऐसे कुछ नाम सुने हैं? हाँ, तो ये ऑक्सैलिक एसिड से बनता है, इसको ऑक्सलेट आयन कहते हैं। C2O4 2 माइनस इज ऑक्सलेट आयन। खैर वो बात बाद में करेंगे। अभी मुझे सबसे पहले बताओ कि इसमें C पे चार्ज कितना है? CO2 में C पे चार्ज कितना है? कैलकुलेट करके सही से बताना, गड़बड़ मत करना। एक्स के तरीके से लिखो, करो, बताओ जल्दी, या स्ट्रक्चर से बता दो मेरे को। चलो स्ट्रक्चर भी लिख देता हूँ तुमको। वैसे तो स्ट्रक्चर आगे पढ़ेंगे, उसकी जरूरत नहीं है, बट किसी से ही बता दो। कितना आएगा CO2 पे चार्ज? +4। अच्छा, यहां पर कार्बन पे कितना आएगा? इस तरफ C2O4 2 नेगेटिव में कितना आएगा कार्बन पे? एक्स वाले मेथड से बच्चों, कुछ कुछ लोगों का सही आया। गिरजा का ठीक है, प्रेषा का ठीक है, श्रेया का ठीक है, नंदिनी राम गड़बड़ है, चेक करो, राज गड़बड़ है। बेटा जो लोग 6 कह रहे हो वो ये ध्यान दो कि आपने 2 कार्बन के लिए निकाला ना 6, तो सिंगल कार्बन पे कितना आएगा? भाई जिसका 6 आ रहा है उसका 2 कार्बन पे 6 है, तो सिंगल कार्बन पे कितना आएगा? एक बार और सिंपल सॉल्व करके बता रहा हूँ, सुन लो। मुझे नहीं पता कार्बन पे कितना है, मैंने मान लिया x। सुन लो सुन लो सुन लो, मुझे नहीं पता कार्बन पे कितना है, मैंने मान लिया x। तो 2 कार्बन पे कितना हो जाएगा? एक कार्बन पे x माना है, तो 2 कार्बन पे कितना हो जाएगा? 2x। तो कार्बन तो सारे होगा इस कंपाउंड के खत्म। अब क्या बचे? 4 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन पे कितना होता है? एक ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2। तो 4 ऑक्सीजन पे कितना लिख दूं यहाँ पे? कितना लिख दूं? -8 इज इक्वल टू कितना चार्ज है इसके ऊपर? -2। इसको सॉल्व करना जरा, x कितना आता है? सॉल्व करो, x कितना आएगा? 3 आएगा बिल्कुल। और इसी तरीके से तुम इधर भी दिखा देता हूँ सॉल्व करके, मैं सुन लो, क्योंकि
आगे चल के मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम लोग ही इसको करोगे। एक्स है ना, एक ही कार्बन है तो एक्स लिख दूं यहाँ पे, सिंगल कार्बन है तो एक्स का एक्स आ जाएगा। हर ऑक्सीजन का -2 है, दो ऑक्सीजन का कितना लिख दूं यहाँ पे, कितना लिख दूं जल्दी बताओ, -4 है ना। तो -4 इज इक्वल टू, कुछ चार्ज है क्या इसके ऊपर, कुछ चार्ज है क्या, नहीं है, तो इक्वल टू 0। तो यहाँ x क्या आ गया +4, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमने लिख दिया था +4 और +3, तो यहाँ लिख देते हैं +3 और +4। अभी बिफोर आई एक्सप्लेन, क्या कोई बताना चाहेगा कि एन फैक्टर कितना आएगा, क्या कोई बताना चाहेगा कॉन्फिडेंस के साथ। 1 1 1 2 2 1 1 1, इसलिए ही पूछा था मैंने। 5 भी आया है आंसर। अब रुक जाओ, अब सब रुक जाओ, स्टॉप 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 फॉर अ मिनट। अब जो कुछ मैंने अभी तक समझाया है मैं सिर्फ उसी को फॉलो करूंगा, अगर तुम उसको सही से फॉलो करोगे तो आंसर आएगा। रुक जाओ अभी सब, स्टॉप स्टॉप टाइपिंग, एवरीवन स्टॉप टाइपिंग, स्टॉप टाइपिंग। यहां भाई ऑक्सीजन इधर -2 था, इधर भी -2 है, ऑक्सीजन में कोई चेंज आया क्या, नहीं आया, ठीक है, ओके। नाउ वेट, बस वापस रुक जाओ, कार्बन +3 से कार्बन +4 गया, ठीक है। मुझे इनफैक्टर इसका चाहिए, इसमें कितने कार्बन है बच्चों, जरा कोई बताएगा मेरे को कितने कार्बन है, 2। तो क्या सिखाया था, इनफैक्टर इज डेल्टा ओ एन। सबसे पहले क्या आता है, नंबर ऑफ एटम्स आते हैं ना, तो कितने आएंगे यहाँ कार्बन, कितने लिखूं मैं, 2, 2 तो कार्बन एटम्स आ गए। अब उन कार्बन एटम में चेंज क्या आया, 3 से कहां चले गए 4, तो चेंज कितना आया 4 -3, कितना आएगा इनफैक्टर, 2। ठीक है, अभी और एग्जांपल्स कराऊंगा, बट प्रोसेस यही रहेगा, प्रोसेस यही रहेगा, ढंग से फॉलो करोगे तो आंसर हमेशा आएगा। प्रोसेस में कोई चेंज नहीं करेंगे। लिख लिया कि सबने, मैं और कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं जल्दी। और फिर आगे एग्जांपल्स की टफनेस भी बढ़ानी है ना। चलो तो थर्ड में कोई नहीं, फोर्थ में कुछ चेंज नहीं कर रहा, फिफ्थ में कुछ चेंज कर दूंगा मैं। फोर्थ Cr2O7 2 negative giving you twice of Cr+3। सबसे पहली चीज मुझे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ यहाँ पे, इसके पहले कोई और आंसर नहीं देगा, सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, उसके बाद तो मैं टाइम दूंगा सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट थिंग तो यही कैलकुलेट करनी है। नहीं बेटा हिमांशी, कुछ गलत कैलकुलेट किया, एक बार कैलकुलेशन चेक करो अपनी। एक्स वाले तरीके से सिखाया था, फटाफट निकालो, सबका आंसर सही आना चाहिए। अगर यही गलती हो गई तो आंसर कभी सही नहीं आएगा। 6 आएगी बिल्कुल, दिस विल बी +6, वेरी गुड। और यहाँ पे क्या लिख दूं, वैसे तो दिख ही रही है शक्ल पे, बट क्या लिख दूं यहाँ पे, चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिख दूं, 3, बिल्कुल। अब बता दो एन फैक्टर, नाउ टेल मी द एन फैक्टर, सॉल्व करो और निकालो, और अब गड़बड़ नहीं करनी है। अभी भी कुछ लोगों ने थोड़ी थोड़ी गड़बड़ तो करी है, काफी लोगों ने सही आंसर दिए, उसकी मुझे काफी खुशी है, लेकिन कुछ लोगों ने थोड़ी थोड़ी गड़बड़ करी है। अरे चलो, अब लेकिन चलो सही है, चलो ठीक है। वापस 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 डेल्टा ओ एन निकालना है, एन फैक्टर इज इक्वल टू डेल्टा ओ एन। कितने क्रोमियम है, कितने क्रोमियम है, 2, 2। कहां से कहां चेंज किया आ गया, 6 -3, बिल्कुल 6 -3।
कितना आएगा, कितना आएगा आंसर, 6 n फैक्टर 6 आएगा। क्रोमियम का यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ, रिडक्शन हुआ, बिल्कुल। तो विभव बेटा स्ट्रक्चर से बनाना क्यों है आपको, इसका स्ट्रक्चर क्यों बनाना है आपको, एक्स मान लो, कितनी बार यही चीज करवाओगे मुझसे, अब तो मैं भी थक गया। इसको एक्स मान लो, तो 2x प्लस 7 ऑक्सीजन है, -2 में है, तो -14 इज इक्वल्स टू -2 चार्ज है, -2 इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू +6 आ जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। अब लेट मी चेंज अ फ्यू थिंग्स, हम कुछ थोड़ा सा बदलाव कर देंगे, लॉजिक वही रहेगा, बट अब आपको देखते हैं तन्वी बेटा, अभी तो मुश्किल लग रहा है, टाइम कम दिख रहा है, देख लेंगे, वी विल सी। फिफ्थ 3MnO4 minus giving you twice of Mn plus 2 plus Mn plus 6। इसको लिखो, मैं एक समझा रहा हूं कि अब क्या बदल दिया है, इसको कैसे करेंगे, इसके बाद अगला वाला आपको सही से करके मुझे बताना रहेगा, पहले लिख लो फिर मैं बताता हूं। इनफैक्ट इसके अगले 2 आपको बताने रहेंगे, ठीक है। हाँ, लिख लिया। अब सब ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। एक एग्जांपल बता रहा हूं, इसको समझ लो, इसके बाद वाले पे आपको जितना सॉल्व करना है कर लेना। सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूंगा, Mn यहाँ पे +7 में है, मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे दिख रहा है कि 3 Mn थे +7 के, या 3 MnO4 माइनस थे, जिसमें से 2 Mn +2 में है और 1 +6 में है, 2 Mn +2 में है और 1 +6 में है। तो अगर मैं डेल्टा ON निकालूं, अब पहली बात ध्यान देना, मैंने यहाँ n फैक्टर नहीं लिखा है, इस तरीके से नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ डेल्टा ON लिखा है। तो डेल्टा ON में मेरे पास 2 Mn जो हैं +2 में है, और ये कहां से आ रहे थे, +7 से आ रहे थे, हाँ या ना। टोटल 3 Mn है, लेकिन उसमें 2 +2 में है और 1 +6 में है। तो देखो डिफरेंस जब मैं लिख रहा था, तो 7 - 2 के लिए यहां बाहर नंबर कितना लिखूंगा, 3 लिखूंगा या 2 लिखूंगा, 3 या 2, दो में से कोई एक बताओ। बेटा ये बताओ मुझको, सोच के बताओ, ये 7 में से 2 कितने Mn गए हैं, 3 गए हैं कि 2 गए हैं, 7 से 2 कितने Mn गए हैं, 3 या 2, 2 गए ना। तो यहां लिखूंगा मैं 2 प्लस, सुनो और ध्यान से सुनो, ये 7 से 6 कितने Mn गए हैं, 1, तो 1 Mn गया है 7 से 6। अब पिछले केसेस से इस केस में क्या किया, सुन लो इस बात को, सुन लो सुन लो सुन लो। अगर यहां ये होता ही नहीं है ना, अगर यहां ये होता ही नहीं तो सारे के सारे Mn +2 में आते, तो फिर मैं यहाँ 3 लिख देता, क्योंकि सारे 3 के 3 +2 में आ गए, तो सब में सेम चेंज है। लेकिन क्या हुआ, 3 में से 2 यहां गए हैं और 1 यहां, दिस इज एज गुड एज राइटिंग कि भाई, सुन लो उसके बाद टाइम दे दूंगा, 3 MnO4 माइनस गिविंग यू
2mn+2 प्लस mn+6 को मैं ऐसे ही लिख सकता था कि 2MnO4 माइनस, तो 2mn+2 में जा रहे हैं, और एक MnO4 माइनस Mn+6 में जा रहा है। आई बात समझ में? ये लिखने के बाद तो क्लियर हो गया ना कि मैं यहां क्या समझा रहा था। 3 में से 2 ये कन्वर्जन शो कर रहे हैं और एक ये कन्वर्जन शो कर रहा है, इसलिए 2 और 1। ठीक, तो डिफरेंस कितना है बच्चों, जरा कैलकुलेट करके बताओ मेरे को। टोटल कितना आया? 11। ठीक, यहां मैंने इसको इनफैक्टर क्यों नहीं लिखा था, ये जो 11 का चेंज है ये एक MnO4 माइनस में है कि 3 MnO4 माइनस में है? 3 MnO4 माइनस में ना। तो इसके बाद 3 MnO4 माइनस के लिए डेल्टा ON 11 आ रहा है, तो एक MnO4 माइनस के लिए कितना आएगा? 11/3। Therefore MnO4 माइनस का अगर एन फैक्टर पूछा है तो वो आ जाएगा 11/3, क्योंकि MnO4 माइनस का पूछा था। अगर 3 MnO4 माइनस का पूछते तो हम 11 कह देते, अगर 3 MnO4 माइनस का पूछते तो हम 11 कह देते, हमसे एक का पूछा था तो हमने 11/3 बताया। ठीक है, अब इसको नोट कर लो, इसके बाद मैं और एग्जांपल्स देता हूं, उसमें आपको करना रहेगा सॉल्व खुद से। मुश्किल नहीं है, सिंपल है, लॉजिकल है, सेम प्रोसेस ही यूज करते हैं। बस आपको ये नंबर्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए कि कौन सा नंबर क्या बता रहा है। ये नंबर बताता है कितने में चेंज आया, ये बताता है कितना चेंज आया। कितने में चेंज आया, कितना चेंज आया, 2 में चेंज आया 7 से 2 का, 1 में चेंज आया 7 से 6 का। बस बताओ ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? क्या हुआ? रिडक्शन, बिल्कुल, है ना। +7 से 2 और 6 दोनों ही कम है, तो दोनों में रिडक्शन हुआ। बिल्कुल, लिख लो जल्दी से। इसके अगले 2 केसेस आप ही लोग सॉल्व करोगे। यू गाइज विल टेल मी द आंसर। लिखिए सबने। सारा बेटा पक्का नहीं पता, शायद मे बी, देखते हैं क्या हुआ, कुछ काम है? आ जाओ, नोट कर लिया ना। तो ये 2 केसेस मेरे सामने आपको सॉल्व करके जाना है, जल्दी बताओ। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ, 3 MnO4 minus giving you twice of Mn+2 plus Mn+4। तो पहले तो डेल्टा ON बताओ, टोटल का कितना आता है, सबसे पहले तो ये बताओ डेल्टा ON, फिर एन फैक्टर बताएंगे। गुड प्रेशा, गुड। और परिना, ठीक है बेटा। बाकी लोग भी आराम से निकालो, गड़बड़ मत करना, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, सही से करो। कुमुद ठीक है, आदित्य गलत है, वेदिका, वृद्धि, हर्ष सही है, जसविनी बेटा ठीक है, विभव गड़बड़ है थोड़ा, छायन ठीक है, हितेन ठीक है, अक्षरा गड़बड़ है, सारा करेक्ट, कृतिका, राम ठीक है। ओके, जल्दी से इधर बताओ, ये 2 Mn कहां से कहां जा रहे हैं? 2 Mn कहां से कहां गए?
7 से 2, बिल्कुल 7 - 2 प्लस एक mn कहां से कहां गया? 7 to 4, बिल्कुल 7 - 4, तो टोटल कितना आएगा ये? 13। तो 3 MnO4 माइनस के लिए डेल्टा ON जो आ रहा है वो 13 आ रहा है। Therefore 1 MnO4 माइनस के लिए कितना आएगा बच्चों? डेल्टा ON will be 13/3, therefore n factor is 13/3। गुड। एक और एग्जांपल इसी टाइप का करवा रहा हूं मैं, जल्दी से इसको नोट कर लो। एक और एग्जांपल्स, फिर अपन अगले टाइप ऑफ एग्जांपल्स पे चले जाएंगे। लिख लिया सबने? ओके। इस टाइप का लास्ट एग्जांपल इस बार ध्यान से करना, गड़बड़ मत करना। 2 MnO4 माइनस गिविंग यू Mn+2 प्लस Mn+6। तो सबसे पहले तो डेल्टा ON बताओ मेरे को। प्रगति बेटा पता नहीं, शायद में भी देखते हैं। तो डेल्टा ON 6 आ रहा है, सही बात है। एक Mn+7 से 2 में गया, तो 7 से 2, और एक और Mn मैंगनीज कहाँ गया? 7 से, जल्दी जल्दी, 7 से 6, बिल्कुल 7 से 6। तो डेल्टा ON टोटल कितना आएगा बच्चों? 5 + 1 6। तो 2 MnO4 माइनस के लिए डेल्टा ON 6 आ रहा है। देयरफॉर एक MnO4 माइनस के लिए कितना आएगा? 3, बिल्कुल। एंड दैट इज योर आंसर। देखते हैं श्रेय बेटा, पक्का तो नहीं है, ठीक है, ऑल राइट। एक लास्ट टाइप और आज के लिए बता दूं क्या? एक लास्ट टाइप और आज के लिए कर लेते हैं, उस पर उस पर कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दे दूंगा फिर मैं। दो दो सवाल है ना, वैसे भी अब आपके पास टाइम बहुत है। मतलब अपनी क्लास अब कुछ दिन बाद होगी, तो थोड़ा टाइम है अपने पास, है ना। एक केस और बच्चों, हाँ टेस्ट तो है। अच्छा चलो एग्जाम्पल लिख लो, इसको मैं करवा भले ही बाद में दूंगा। 8th एग्जाम्पल लिखो, 8th एग्जाम्पल लिख लो, जल्दी से लिख लो, शॉर्ट में लिख लेते हैं इसको, सॉल्व भले ही बाद में करवा दूंगा, जल्दी से लिख लो। When two or more atoms undergo change in oxidation state, एग्जाम्पल्स का ही 8th है, उसमें हम अलग टाइप का एग्जाम्पल लिख रहे हैं। When two or more atoms undergo change in oxidation state, more type of atoms कर दो चलो इसको। When two or more type of atoms undergo change in oxidation state, in bracket either only oxidation or only reduction, like FeC2O4 giving you
Fe+3 +2 CO2। तो इसको ट्राई कर लेना, इसका इन्फेक्टर निकालने की कोशिश कर लेना। ये मैं आपको छोड़ देता हूं आज सवाल, या एक और दे देता हूं उसके नीचे, बाकी फिर इसको समझाऊंगा मैं अगली क्लास में। FeS2 giving you Fe2O3 +2 SO2, इसका इन्फेक्टर देखना, कोशिश करना, थोड़ा अलग है, मैंने अभी तक इसके बारे में पढ़ाया नहीं है, बट ठीक है, लेट्स ट्राई, देखते हैं। यहां तक ट्राई कर लो, जो मैंने आज के एग्जांपल्स कराए हैं इनको रिपीट कर लेना। तो आज की थ्योरी यहीं पर रोक लें, रोक लें, ठीक है। तो लेट्स स्टॉप आवर थ्योरी हियर।